Okay. Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, today we are going to start a new chapter for 8th standard ICSE students, and the subject is history. Okay, and the chapter number is chapter number 11, that is the American War of Independence. And this is me, presented by Zahir sir. Okay, चलिए शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत हमें जानना है वर्ल्ड मैप को। ये एक वर्ल्ड मैप है, मेरे को अच्छा वाला मैप नहीं मिला, तो मैंने जो भी मिला मुझे वो मैंने चिपका चिपका दिया। ठीक है, अब जरा समझिए कि ये है इंग्लैंड, यहां पर ये सारे कॉन्टिनेंट्स है, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। ये क्या है, यहां पर जो है वो है इंग्लैंड, और वी कैन से यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जिसका कैपिटल क्या है, जिसका कैपिटल है लंदन। अब यहां पर जो हम बात करने वाले हैं ये है पैसिफिक सॉरी अटलांटिक ओशन। ओके, और यहां से दूर, इतना दूर ये है अमेरिका। क्या है बेटा, ये है अमेरिका, जिसको आज हम कहते हैं यूएसए। क्या कहते हैं इसको, यूएसए। दिस इज अमेरिका। ओके, क्लियर है? इतना क्लियर है? गिव मी ए थम्स अप। इतना क्लियर है बेटा? एक दूसरा कॉन्टिनेंट है। ओके, यस, एक दूसरा कॉन्टिनेंट है जिसको हम अमेरिका कहते हैं। ओके, राइट। अब यहां पर कुछ चीज समझनी है। सबसे पहले तो समझनी है, एक वर्ड है जिसको कहते हैं इंपीरियलिज्म। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया। इंपीरियलिज्म, और वी कैन से कॉलोनी। ठीक है, अब देखिए यहां पर होता क्या है कि पहले, बहुत पहले के जमाने में, देखो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है तो 1700s की बात करेंगे, 1706 या लेटर से 1750 के आसपास की बात करते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या था पहले के टाइम पे, इन 17th सेंचुरी और वी कैन से इन द 18th सेंचुरी या मिड 18th सेंचुरी टू बी प्रिसाइज, राइट। ठीक है, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, ठीक है, वो क्या करता था, एक वीक कंट्री को अपने कब्जे में ले लेता था, राइट। और उसका इकोनॉमी, ठीक है, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट या पॉलिटी, और उसका सोसाइटी, ये सब अपने कब्जे में ले लेता था। ठीक है, राइट। इसको हम कहते हैं इंपीरियलिज्म। क्या कहते हैं, इंपीरियलिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लैंड जो है ये एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग इंपीरियलिस्टिक कंट्री था, राइट, जिसने क्या किया था, भारत को भी अपना गुलाम बनाया था, जिसने अमेरिका को भी अपना गुलाम बनाया था। तो कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका क्या थे, तो कहेंगे कॉलोनी थे। क्या थे, कॉलोनी थे। किसकी कॉलोनी थे भाई, तो कहेंगे ब्रिटिश कॉलोनी थे। किसकी कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, या कहेंगे आज के जमाने का जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसकी कॉलोनी थे। ठीक है, राइट। और इसीलिए अब यहां पर आगे जो वर्ड आएगा कॉलोनी, अब समझ लीजिएगा कॉलोनी का मतलब क्या। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में किसका कब्जा था, तो कहेंगे ब्रिटेन का, ब्रिटिशर्स का कब्जा था। ठीक है, खास करके जो ये अटलांटिक ओशन है ना, राइट, सी दिस इज द ईस्ट कोस्ट। देखो ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट, वेस्ट। सो ईस्टर्न कोस्ट, मतलब देखिए जहां पर मैं अभी ये कर रहा हूं ना, ये वाला सी ट्रेस कर रहा हूं ना, दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न, जो अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, राइट, तो यहां पर अपनी कॉलोनी बनाई थी। क्या बनाई थी, कॉलोनी। मतलब कॉलोनी का मतलब क्या है, तो कहेंगे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ओके, ठीक है, राइट। समझ में आया? इतना समझ में आया बेटा? गिव मी अ थम्स अप। इतना समझ में आ रहा है? ओके, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब मैंने क्या किया है, मैंने इसका एक वर्जन लिया है, मतलब इसका एक्सपांडेड वर्जन लिया है। ठीक है, सिर्फ इतने से ही पार्ट का। ओके, राइट। तो अब यहां पर कहेंगे कि जो ईस्टर्न कोस्ट है, जो ये वाला ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पर ब्रिटिशर्स की
13 कॉलोनीज थी। कितनी कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की? 13 कॉलोनीज, 13 कॉलोनी हुआ करती थी। कितनी? 13। जो सबसे पहले जो कॉलोनी बनाई थी वो थी वर्जीनिया, ठीक है, जो 1607 या लेट अस से 1600s में के आसपास बनाई थी ये लोगों ने, वर्जीनिया, राइट। ऐसे करते करते फिर देखिए क्या हुआ, देखिए यहां पर है वर्जीनिया, यू कैन सी हियर, राइट। और आपके पास अपना टेक्स्ट बुक भी होगा तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, राइट। सो वर्जीनिया है, राइट। अगर मैं नॉर्थ से शुरू करूं, देखो इसके बीच में मतलब इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। ये थी नॉर्दर्न कॉलोनीज, क्या कहते हैं इसको? नॉर्दर्न कॉलोनीज। नॉर्दर्न और ये वाली जो है ये थी सदर्न सदर्न कॉलोनीज, ओके, ठीक है, राइट। समझ में आया? अब यही बेसिस, अब जो मैंने नॉर्दर्न कॉलोनीज और सदर्न कॉलोनीज जो बताया, ठीक है, इसी का बेसिस जो है, राइट, हमको देखने मिलेगा अमेरिकन सिविल वॉर में, ओके, जो आपका शायद नेक्स्ट चैप्टर होगा अमेरिकन सिविल वॉर, इसके बाद वाला। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, या कहेंगे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। जो 13 कॉलोनीज थी वो कौन सी थी? देखो, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड्स, ठीक है, कनेक्टिकट, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना एंड जॉर्जिया, राइट, ठीक है। तो ये 13 कॉलोनीज है, ओके। ये दूसरा भी उसका एक पार्ट है जो अगर आपको यहां पर नहीं समझ में आया तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, सेम कॉलोनीज वर देयर, ओके, ठीक है, राइट। अब यहां से हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर, ओके, ठीक है। थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, समझ में आया आपको? गिव मी अ थम्स अप। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, समझ में आया आपको? यस, ओके, ठीक है, सर राइट। इन चलिए संडेज अब आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है, ओके। अब देखिए अमेरिका की जो शोध की थी, जो डिस्कवर किया था, हु डिस्कवर्ड अमेरिका? कैन यू कमेंट ऑन दैट? अमेरिका किसने डिस्कवर किया था बेटा? कमेंट करके बताइए, अमेरिका किसने डिस्कवर किया था? यस, यस क्रिश, यस नियति, सही है बेटा, वही सही है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ठीक है। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ये तो हम बचपन में पढ़ते थे, जीके में पढ़ते थे, राइट। मतलब देखो यहां पर ध्यान रखिएगा, बचपन में मुझे भी ये डाउट होता था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवर्ड एंड इन्वेंशन या इन्वेंट, ठीक है, राइट। तो डिस्कवर्ड का मतलब कुछ नया चीज ढूंढना, इन्वेंट करना मतलब एक अपने आप में सारे लॉज को डिफाई करके एक नया चीज इन्वेंट करना, ठीक है। तो अमेरिका डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर हुआ था मतलब ऑलरेडी वहां पर था, हमको पहली बार मालूम पड़ा कि भाई ये अमेरिका है, राइट। अब अमेरिका में जो मूल निवासी रहते थे, जो वहां पे जो मूल निवासी रहते थे वो कौन थे? तो कहेंगे नेटिव रेड इंडियंस। कौन थे बेटा? नेटिव रेड इंडियंस ही थे, ओके, ठीक है। जो रेड इंडियंस थे वही थे, राइट, ठीक है। वो वहां के मूल निवासी थे, वहां के ओरिजिन्स थे, ओके, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है, राइट। The discovery of Americas by Christopher Columbus had a great impact on the history of Europe and on the human race altogether. It led to the continuous migration of people from Europe to the Americas in the late 16th century, है ना? तो ध्यान रखिएगा, जब क्रिस्टोफर भाई साहब ने अमेरिका डिस्कवर किया, और क्रिस्टोफर कोलंबस कहां से थे? यूरोपियन सेलर थे, राइट, ठीक है। तो यूरोप से बहुत सारे लोग कहां आए? माइग्रेट करके, ठीक है, दे डिड माइग्रेशन। और माइग्रेशन कहां हुआ? अमेरिका में हुआ, एक नई जगह ढूंढी गई है ना। तो एक नई जगह जब ढूंढी जाएगी तो वहां पर सब लोग माइग्रेट करके आएंगे, ओके, और वहां पर सेटल होना शुरू करेंगे। अब देखिए क्या लिखा है,
लिखा है द पीपल फ्रॉम स्पेन सेल्ड टू साउथ अमेरिका एंड बिल्ड कॉलोनीज देयर। ठीक है, अब मालूम पड़ा कॉलोनीज क्या होती है। पहले इसीलिए आपको समझा दिया कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री क्या करता है, एक वीक कंट्री को कंट्रोल कर लेता है और उसको अपना कॉलोनी बना देता है। तो स्पेन ने क्या किया, तो स्पेन ने यहां पर साउथ अमेरिका में कब्जा किया, कॉलोनीज बनाई। लेकिन यहां पर समझिए जो ब्रिटिशर्स थे और जो फ्रेंच थे, ये कहां सेटल हुए, ये सेटल हुए नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो यहां पर नॉर्थ अमेरिका में कौन सेटल हुआ, तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच सेटल हुए। राइट, ठीक है। एंड अब आपको मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिग्रेंट, राइट। इमिग्रेंट है ना, तो इमिग्रेंट का मतलब क्या, जो अंदर आता है ना, इन, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। जो एमिग्रेंट होता है वो कौन होता है, जो एग्जिट करता है। ठीक है, ये ज्योग्राफी में हमने सीखा था, राइट। तो ये इमिग्रेंट्स थे, कौन थे, इमिग्रेंट्स। मतलब कि ये 13 कॉलोनीज में जो रहने आए वो लोग कौन थे, वो लोग कहेंगे ब्रिटिशर्स थे और फ्रेंच थे, लेकिन कैसे, इमिग्रेंट्स थे। क्या थे, इमिग्रेंट्स। समझ में आया बेटा, आया समझ में ये चीज, गिव मी अ थम्स Yes, अप, sir. समझ में आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। अब जरा देखिए आगे क्या होता है, अब आगे की कहानी समझते हैं। और ये जो इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में सेटल हुए, तो अमेरिका को क्या बोलते हैं, ये न्यू वर्ल्ड, एक नया दुनिया है हमारे लिए। क्या है, एक नई दुनिया है। ओके, राइट। अब देखिए यहां से थोड़ा बहुत चेंज होता है, अब ध्यान रखिएगा क्या है। बाय द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, आप समझिए कि मिडिल 16th सेंचुरी में सेटल होके आए। ठीक है, राइट। और अब तकरीबन 150 साल बाद, मतलब ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, राइट। ठीक है, यहां पर क्या होता है वो देखते हैं। क्या लिखा है, देयर वर 13 ब्रिटिश कॉलोनीज, राइट, ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द अटलांटिक, दैट इज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। बताया ना कि ये जो ओशन है, ये ओशन कौन सा है, ये ओशन है अटलांटिक ओशन। और यहां पर मैंने ड्रॉ किया था, दिस इज द ईस्ट। तो ईस्ट कोस्ट पे यहां पर सेटल हुए। ठीक है, 200 साल में, मतलब 150 साल में यहां पर पहली कौन सी बनी थी, वर्जीनिया, लास्ट जॉर्जिया, राइट। तो यहां पर सब लोग सेटल हो गए। ओके, राइट। लेकिन ये लोग अभी भी कंट्रोल किससे होते थे, कंट्रोल हो रहे थे इंग्लैंड से। किससे हो रहे थे बेटा कंट्रोल, इंग्लैंड से, राइट। इंग्लैंड अभी भी, इंग्लैंड की जो महारानी है वो अभी भी इनको कंट्रोल करती है। अब देखिए क्या लिखा है उसके बाद, वन माइट वंडर अबाउट द पीपल who lived in this 13 colonies. In fact, people who traveled all the way to make America their home came here for a variety of social and religious reasons. याद रखिएगा, बोला कि यूरोप से, ऑल द वे फ्रॉम यूरोप, खास करके फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये लोग कहां आए थे, माइग्रेट करके अमेरिका। इसको अपना क्या बनाने आए थे, घर बनाने आए थे। बोले चलिए वहां पर जाते हैं। रीजंस क्या थे, तो रीजंस बहुत सारे थे, बहुत सारे सामाजिक, सोशल रीजंस थे, और कहेंगे कि रिलीजियस रीजंस की वजह से ये लोग क्या कर रहे थे, यूरोप से माइग्रेट करके कहां आ रहे थे, अमेरिका में आ रहे थे, राइट। अब ध्यान रखिएगा यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे लोग आ रहे थे जो बहुत गरीब थे। ठीक है, राइट। और उनको अमेरिका में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली थी, उसकी वजह से ये लोग इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज ये लोग माइग्रेट करते हैं। आपको पता है माइग्रेशन का मेन कारण क्या होता है, राइट। ठीक है, तो यहां पर ज्योग्राफी में सिखाया है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर माइग्रेशन, राइट। तो अब देखिए क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ देम वर लैंडलेस पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब क्या, पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर्स। कौन होता है बेटा, फार्मर्स, जिन्होंने हु फोरसो बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रेडिंग।
ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रेडिंग, ठीक है, राइट, है ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो यूरोप से जो गरीब फार्मर्स आए थे, जो लैंडलेस थे, जिनके पास अपनी खुद की जमीनें नहीं थी, राइट, वो यहां पर अमेरिका में क्यों आए थे, अमेरिका में आए थे ताकि उनको जमीन मिले, उनको लैंड मिले, और वहां पर वो अपना खुद का क्रॉप्स उगा पाए और कहेंगे ट्रेड कर पाए, ठीक है, उसके लिए लोग अमेरिका आए थे। और दे केम हियर इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक गेन्स, और क्रॉप्स और ट्रेड जब करेंगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा, है ना, राइट, तो इकोनॉमिक गेन मिलेगा। द अदर ग्रुप कंस्टिट्यूटेड दोज हु सॉट रिलीजियस फ्रीडम, और दूसरे ग्रुप जो आए थे, वो लोग क्यों आए थे, क्योंकि उनको चाहिए था रिलीजियस फ्रीडम, इसीलिए यहां पर बहुत सारे यूरोपियंस आए थे। अब देखिए यहां पर कुछ कहेंगे कि कुछ लोगों के बारे में है कि ये लोग है ना कहां पर सेटल हुए, ठीक है, राइट, तो ये देखते हैं उसके बाद और शुरू करते हैं। क्या लिखा है, लिखा है एजुकेटेड प्यूरिटन्स, who sought to reform church and pilgrims, that is the Protestants. They settled in the northern colonies such as Plymouth, Massachusetts, Connecticut and Maine. तो देखो पहला पहला जो क्लास आया, ठीक है, वो क्लास कौन था, एजुकेटेड प्यूरिटन्स थे, ठीक है, जो फादर और बिशप और वो सब होते हैं ना जो, राइट, ऐसे थे। प्यूरिटन्स का मतलब एजुकेटेड, जो चर्च के रिलेटेड काम करते थे। और आपको पता है प्रोटेस्टेंट्स कौन होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स कहेंगे मार्टिन लूथर, ठीक है, उनके फॉलोअर्स हैं। हुआ क्या था कि उस समय पे यूरोपियन क्रांति हुई थी, जहां पर चर्च के खिलाफ चर्च के अंदर जो कहेंगे कि नेगेटिव चीजें थी, जो लैविशनेस लाइफ जो जी रहे थे, जो बिशप और वहां के फादर और नन और वो सब, ठीक है, एक तरीके से कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा अनएथिकल लाइफ जीने वाले लोग, तो उनके खिलाफ मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, और उनके मार्टिन लूथर के जो फॉलोअर्स है उनको हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं, ओके, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट्स यहां पर अमेरिका आए थे, क्यों आए थे, टू सॉट व्हाट, रिलीजियस फ्रीडम, उनको रिलीजियस फ्रीडम चाहिए था, उनको अपने तरीके से क्रिश्चियनिटी में बदलाव चाहिए था, इसीलिए वो लोग यहां पर आए थे, ठीक है, रिफॉर्म करने के लिए आए थे। सेकंड कौन थे, जो कैथोलिक्स है, राइट, जो यूरोप में सबसे ज्यादा लोग हैं वो कैथोलिक्स आए थे और क्वैकर्स आए थे, और ये लोग ने क्या किया, मिडिल कॉलोनीज को अपना घर बनाया, जैसे कि न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी, पेंसिल्वानिया एंड डेलावेयर। अब आपको यहां पर आपको देख सकते हैं आप लोग, दिस इज द मिडिल, देखो न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, है ना, पेंसिल्वेनिया, राइट, ठीक है, डेलावेयर, ये सब क्या है, ये सब मिडिल कॉलोनीज है, राइट। तो यहां पर सेटल होने कौन आए, तो कहेंगे कि जो कैथोलिक्स थे और क्वैकर्स थे, ये लोग यहां पर सेटल होते हैं, राइट, ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा, यहां तक समझ में आया, ओके, ओके, ठीक है, राइट, धीरे धीरे जा रहे हैं, देखो अभी यूरोप में, यूरोप से लोग सेटल हो रहे हैं, ठीक है, राइट, अब क्या होगा, अब देखिए अभी भी ये अमेरिकन नहीं है, ओके, अभी भी ये अमेरिकन नहीं है, ये लोग कौन है, ये लोग ब्रिटिशर्स है, ये लोग फ्रेंच है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में समझो कि थोड़ा अमेरिकन सिविल वॉर का बैकग्राउंड देता हूं, आप समझिए कि कुछ 150 साल में ये पीजेंट्स, ये जो पीजेंट्स आए थे, ये लोग यहां सेटल हुए, साउथ कॉलोनीज में सेटल हुए, कहां सेटल हुए बेटा, सदर्न कॉलोनीज में सेटल हुए, ठीक है, और कुछ लोग मिडिल कॉलोनीज में या नॉर्दर्न कॉलोनीज में सेटल हुए, ठीक है। अब जो सदर्न कॉलोनीज थी, यहां पर जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था फार्मिंग, दे बड़े 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 फार्म्स थे इनके पास, और ये लोग फार्मिंग करते थे, राइट, और एनिमल रेयरिंग भी करते थे। अमेरिका में बहुत फेमस है पॉर्क, पॉर्क को खाते हैं, मतलब पिग को खाते हैं, राइट, और पिग क्या खाता है, पिग खाता है मकाई, कॉर्न खाता है, ठीक है, और आपको पता है कि अमेरिका इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉर्न, राइट, ठीक है। तो ये लोग क्या थे, एकदम
फार्मिंग वाले थे, मतलब जो पीजेंट्स थे वो लोग थे। लेकिन अब नॉर्थ वाले क्या थे, नॉर्थ वाले ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड थे। क्या थे, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड थे। यहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा थी, चाहे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ले लो या मेटल इंडस्ट्रीज ले लो, ठीक है, मिनरल इंडस्ट्रीज ले लो, ये सारे लोग यहां पर इंडस्ट्रियलाइज थे। ओके, अब होता क्या है देखिए, अब यहां पर आप समझिए कि डेवलप कैसे हुआ होगा, इंटरडिपेंडेंसी बनी होगी। इंटरडिपेंडेंसी समझते हो, मतलब इनको चाहिए फॉर एग्जांपल मेटल्स या यहाँ की जो इंडस्ट्री में जो बनता है वो, और नॉर्थ वालों को चाहिए यहां से खाना, ठीक है, जो सदर्न कॉलोनीज वालों के पास ज्यादा होता है खाना, है ना, मतलब फार्मर्स ज्यादा है, तो यहां पर इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी। अब समझिए कि पहले ये एक इंसान था, ठीक है, ये यूरोप से आया, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन से आया, ठीक है, और ये फॉर एग्जाम्पल दूसरी एक लेडी है जो आई फ्रांस से, ठीक है, राइट। ये दोनों कौन है, ये दोनों तो ओरिजिनली कहां से है, यूरोप से है, ठीक है। ये बेचारा किसान है और ये कहेंगे एक रिच इंडस्ट्रियलाइज्ड की बेटी है, फॉर एग्जांपल लाइक दैट। अब होता क्या है, ये दोनों मूल निवासी कहां के हैं, ओरिजिनल्स कहां के हैं, तो कहेंगे यूरोप के हैं। अब होता क्या है, एक जमाने में इन्होंने बोल दिया हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, तो इन्होंने कहा बॉन्जूर, ठीक है, सलूट, मतलब क्या, मतलब फ्रेंच की लैंग्वेज में कुछ बोला, हाय हाउ आर यू एंड ऑल दैट, और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया और शादी कर ली। और जब शादी कर ली तो इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, इनके चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, तो ये चिल्ड्रन कहां पैदा होंगे, ये चिल्ड्रन यूरोप में पैदा होंगे, नहीं, ये चिल्ड्रन कहां पैदा होंगे, अमेरिका में। और यहां से बस यहां से शुरू होता है कि नेशनलिज्म, कि भाई हम अमेरिकन हैं, हाँ हमारे दादा हमारे परदादा वो यूरोपियंस थे, लेकिन हम तो यहां पैदा हुए हैं, तो हम कौन हुए, हम पहले हुए अमेरिकन, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से सोसाइटी चेंज होती है। ओके, तो कुछ पीढ़ियों के बाद अब क्या होता है कि अब ये जो अमेरिकन है, राइट, ये लोग इंग्लैंड की जो हुकूमत है उसके खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे। क्यों रिवॉल्ट करेंगे, क्योंकि अब इंग्लैंड, अब बोलेंगे कि हमारे दादा परदादा इंग्लैंड से थे, लेकिन हम नहीं हैं, ठीक है, हम लोग इंग्लैंड से नहीं हैं, वी आर अमेरिकन फर्स्ट, राइट, ठीक है, समझ में आया बेटा, आ रहा है समझ में, तो इसी की वजह से रिवॉल्ट होगा। ओके, तो देखो पहले लोग क्यों आए, पहले लोग आए क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज थी, ठीक है, यहां पर क्रॉप्स उगेगा, यहां पर ट्रेडिंग होगी, यहां पर रिलीजियस की वजह से आजादी है, राइट, ठीक है, इसकी वजह से आए। लेकिन उनके बाद वाली पीढ़ी जब आएगी वो क्या होगी, वो ऑलरेडी अमेरिकन होगी, राइट, वो यूरोपियन नहीं होगी, और फिर भी वो अमेरिकन क्या कर रहे, मतलब वो यूरोपियंस क्या कर रहे थे, मतलब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अमेरिकन पे कंट्रोल करना चाहते थे, और कंट्रोल कर भी रहे थे बखूबी, उसका पॉलिटी, उसका इकोनॉमी, सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, राइट, ठीक है। तो यही चीज यहां पर होगा। अब देखिए क्या होता है, क्या लिखा है, देखो, द लाइफ एंड इकोनॉमी ऑफ द अमेरिकन टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। अब मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी मतलब टिल 1750, ओके, राइट। अब होता क्या है, देखो क्या लिखा है, द अमेरिकन सोसाइटी वॉज कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम देयर होमलैंड। देखो ये क्यों ऐसा लिखा है, यहां पे पहला पॉइंट क्यों लिखा है, क्योंकि आप सोचिए जब पहली जो कॉलोनी बनी, वर्जीनिया बनी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो वहां से लोग कौन आए थे, वहां से आए थे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोग आए थे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहां पर आ गए, अब ये कब बनी थी, तो कहेंगे 1600 के आसपास, या लेटर से 1620 के आसपास, ठीक है। लेकिन अब क्या है, मिड 18th सेंचुरी, अब क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट 150 साल बाद। तो 150 साल बाद जब ये लोग बोलेंगे कि हमारे दादा थे ब्रिटिशर्स, हमारे दादा फ्रेंच थे, लेकिन हम लोग तो कौन है, हम लोग तो अमेरिकन है, और इनका सोसाइटी, इनका कल्चरल कैसा, इनका कल्चर कैसे डेवलप हुआ होगा, इनका कल्चरल अपने होमलैंड से, अपना जो होमलैंड है उससे कुछ अलग होगा, क्वाइट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यही लिखा है, क्या लिखा है, द अमेरिकन सोसाइटी वॉज कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम देयर होमलैंड। उनका होमलैंड क्या है, उनका होमलैंड है ब्रिटेन, उनका होमलैंड क्या है, फ्रांस, ठीक है। अभी जो एग्जांपल दिया ना, शादी हुई फिर बेबीज हुए, राइट, वही एग्जांपल,
ठीक है, तो उनका जो होमलैंड था उनसे उनका कल्चर डिफरेंस था। क्यों डिफरेंट था? क्योंकि 150 साल में अब क्या हो चुका था, अब अमेरिकन्स ने अपना खुद का कल्चर डेवलप किया गया था, कर लिया था, और एक तरीके से कहेंगे हाइब्रिड कल्चर था। हाइब्रिड कल्चर ऑफ व्हाट? which is quite contrary to the Britain and France। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या सिखा रहा हूं? समझ में आ रहा है? गिव मी a thumbs up। आ रहा है समझ में? ओके ओके, ठीक है, तो पहला लाइन समझ में आया ना बेटा? ठीक है, कि भाई इनका कल्चर डिफरेंट था। क्यों डिफरेंट था ये समझ में आ गया? अपने होमलैंड से डिफरेंट था। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है ब्रिटिश सोसाइटी, ठीक है, एज ऑल दोज हु केम टू द न्यू वर्ल्ड हैड लेफ्ट देयर एज ओल्ड ट्रेडिशन बैक होम। है ना? सही बात है कि जो ब्रिटेन से जो लोग आए थे, राइट, ठीक है, जो अमेरिका आए थे, अब क्या हुआ, समय जाते जाते ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने अपना जो कल्चर है वो तो भाई वहीं पर छोड़ दिया, और यहां पर कुछ पीढ़ियों बाद, हो सकता है 2 पीढ़ी बाद, हो सकता है 3 पीढ़ी बाद, एक नया कल्चर आया, और वो कल्चर कौन सा है? वेस्टर्न कल्चर, अमेरिकन कल्चर, जिसके लिए, जिसको हम भी पसंद करते हैं, राइट, ठीक है, इन सम व्हाट मैनर। ओके, तो यहां पर क्या होता है, द ब्रिटिश सोसाइटी, राइट, एज ऑल दोज हु केम टू द न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड का मतलब क्या है यहां पर? अमेरिका, had left their age old tradition back home, that is in the Great Britain, okay, right, and the British on the other hand were conservative and stern। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स थे वो तो वहां के ही थे, और ये लोग कैसे थे? ये लोग थोड़े कंजर्वेटिव थे, राइट, और थोड़े स्ट्रिक्ट थे, थोड़े स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन जो नई पीढ़ी थी, जो अमेरिका की, जो अमेरिकन की जो नई पीढ़ी थी, ये पीढ़ी कैसी थी? ये पीढ़ी प्रोग्रेसिव थी, ठीक है, जो अपना कल्चर प्रोग्रेस कर रही थी, राइट। अब क्या होगा? अब सीधी सी बात है, जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, जब कल्चरल डिफरेंस है, तो क्या इनके बीच में बनेगी? इनके बीच में बनेगा कुछ? नहीं बनेगा। इनके बीच में कोई बॉन्ड होगा? कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं होगा। अमेरिकन क्या बोलेंगे? मानते हैं हम कि हमारे दादा परदादा ब्रिटेन से थे, लेकिन हम नहीं हैं, हम तो प्रोग्रेसिव कल्चर वाले हैं, हमारा तो रिलीजन ही कुछ और है, हम तो प्रोटेस्टेंट है, राइट, ठीक है, आप लोग कैथोलिक है फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर क्या होता है? द डिफरेंसेस बिटवीन देम वाइडेंड फर्दर एज द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन्स वर बुलिड ब्रूटली बाय देयर ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स। देखो क्या बोला है, बोला है कि अमेरिका जो कॉलोनी है, किसकी कॉलोनी है? ब्रिटिशर्स की। अब ब्रिटिश क्या कर रहे हैं? इनको परेशान कर रहे हैं, इनको बुली कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है अमेरिका, लेकिन यहां के लोगों में क्या है? एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, ठीक है, राइट, तो ये लोग कहीं ना कहीं रिवॉल्ट करेंगे, आजाद होने की कोशिश करेंगे ब्रिटेन से। अब होता क्या है? ईच अमेरिकन कॉलोनी हैड इट्स ओन असेंबली consisting of and elected representatives from that colony। ठीक है, राइट। अब 13 के 13 कॉलोनीज थी, उनके पास अपनी खुद की कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली थी, राइट, और यही लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर एग्जांपल, ठीक है, राइट, तो यहां पर जो मेंबर्स जाते वो कहां से जाते? अमेरिका से जाते। जो अमेरिकन थे आपस में इलेक्ट होके जाते, लेकिन इसके ऊपर कौन होता? इसके ऊपर होता गवर्नर जनरल, या लेट अस से वाइसरॉय, ठीक है, या लेट अस से मिलिट्री जनरल। अब ये मिलिट्री जनरल या ये वाइसरॉय, ये गवर्नर कहां से अपॉइंट होके आता? ये गवर्नर अपॉइंट होके आता कहां से? तो कहेंगे ब्रिटेन से। जैसे भारत में होता था, भारत में हमने ना कर्जन के बारे में पढ़ा होगा आपने, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट, ठीक है, तो ये कौन थे? ये गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग, राइट, डफरिन, ये सब गवर्नर जनरल्स थे। ये लोग कहां से आते थे? ये लोग ब्रिटेन से आते थे, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये यहां पर गवर्नर जनरल क्या करेगा? ये गवर्नर जनरल इनको, इनकी बात नहीं मानेगा, जो ब्रिटेन से ऑर्डर आएगा वही फॉलो करेगा, ठीक है, राइट। तो यही चीज यहां पर हो रही थी। क्या हो रहा था? देखो,
each American colony had its own assembly consisting of elected representatives from that colony. Assemblies and their elected representatives were responsible for making laws and collecting taxes. However, देखो क्या लिखा है? However, the British governors appointed by the British Crown used to lead the show. They issued British Crown directives to this assemblies. आ गया ना? जो मैंने अभी बताया था वो जैसा भारत में होता था, भारत में भी क्या है ना? क्लाइव था, कैनिंग था, ठीक है, फिर वॉरेन हेस्टिंग था, डफरिन था, माउंटबेटन था। तो ये सब कौन है? ये सब गवर्नर जनरल्स है। और ये गवर्नर जनरल्स कहां से आते हैं? ये गवर्नर जनरल्स आते हैं कहां से? अपॉइंट होके ब्रिटेन से, राइट। तो बोला है कि ये 13 कॉलोनीज जो थी इनके पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हुआ करती थी और ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो मेंबर्स जाते थे वो 13 कॉलोनीज में से ही जाते थे, इलेक्ट होके ही जाते थे। लेकिन क्या होता? इनके पास लॉ बनाने का पावर था, सब कुछ था, लेकिन कौन जीतता हमेशा? तो कहेंगे ये जो लिखा है, क्या लिखा है? However, the British governors appointed by the British Crown used to lead the show. और ये लोग क्या करते? ये लोग इनकी बात टाल देते, नहीं मानते। And they issued the British Crown's directives. ठीक है, तो ब्रिटिश की जो महारानी बोलती, राइट, ठीक है, वही लोग ये लोग करते। और इसकी वजह से क्या था? इसकी वजह से कहेंगे पॉलिटिकल डिफरेंस आया था। क्या आया था बेटा? पॉलिटिकल डिफरेंस। तो देखिए ये पैराग्राफ में हमने क्या समझा? ये पैराग्राफ में समझा हमने छोटा मोटा सोसाइटी, सोशल एस्पेक्ट समझा, ठीक है। अब यहां पर क्या समझा हमने? इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब हो सकता है इसके बाद हमें क्या सीखने मिलेगा? इकोनॉमिक एस्पेक्ट। मैंने कहा ना कि कॉलोनी क्या कर रही है? कॉलोनी जो है उसकी सोसाइटी, उसका पॉलिटी और उसका इकोनॉमिक वो कंट्रोल कर रही है। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है समझ में? गिव मी अ थम्स अप। समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ओके। बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं, बाद में देखेंगे। आई वुड मैसेज यू, ओके। बाद में हम देखेंगे, आफ्टर दिस लेक्चर मैं बताऊंगा, ठीक है, क्या टेस्ट में आने वाला है, क्या नहीं आने वाला। ओके, अभी यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। टॉपिक समझ में आ रहा है ना बेटा? टॉपिक समझ में आ रहा है? बस इसको ध्यान रखिए। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से यहां पर चेंज हुआ था, ओके, ठीक है। और अभी हमने सिर्फ 2 ही पैराग्राफ पढ़े हैं, आप समझ लीजिए। बहुत स्लोली जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, राइट। अब देखिए, अब यहां पर है द कॉजेज ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, राइट। अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्यों होता है इसके बारे में हम देखते हैं, जानते हैं और हम पढ़ते हैं कि क्या है, ओके, ठीक है। अब यहां पर आप समझिए कि मर्केंटाइलिज्म क्या होता है। आपको पता है मर्केंटाइलिज्म का मतलब क्या? कोई बताएगा मर्केंटाइलिज्म का मतलब क्या? कैपिटलिज्म, मर्केंटाइलिज्म, ये सब क्या है भाई? नो वन? मर्केंटाइलिज्म नहीं पता, ठीक है, जाने दीजिए। मैं बताता हूं मर्केंटाइलिज्म क्या होता है। देखिए यहां पर ब्रिटिश जो है, ठीक है, ब्रिटेन जो है वो अमेरिका को अपने कब्जे में लेके बैठा था और इससे क्या कर रहा था? इससे ट्रेड कर रहा था। क्या कर रहा था? इससे ट्रेड, ओके। जस्ट ओके, सो यहां पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे? मर्केंटाइलिज्म के अंदर ट्रेड करते थे, मतलब इनका मेन मोटो था ट्रेड। और ट्रेड से खूब सारा प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना? खूब सारा प्रॉफिट, ठीक है। और किसके बेसिस पे? ये अमेरिकन के बेसिस पे, ठीक है। ये लोग मेहनत करते, ये लोग सारी मेहनत करते और प्रॉफिट इनके हाथ में जाता, ब्रिटिशर्स के हाथ में जाता। इसको कहते हैं मर्केंटाइलिज्म, ठीक है, राइट। तो अब देखिए क्या होता है, कॉजेज ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। पहले हमने सोसाइटी समझा, ठीक है, फिर पॉलिटिक्स समझा। अब देखिए कि ये कॉजेज क्या थे, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेज क्या है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मर्केंटाइलिज्म इन इट्स अमेरिकन
कॉलोनीज, ठीक है, अपनी अमेरिकन कॉलोनीज में ये क्या फॉलो कर रहे थे? द पॉलिसी ऑफ मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिज्म का मतलब क्या? कुछ नहीं, बहुत सारा प्रॉफिट कमाना, दैट्स इट, ठीक है। और किसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे? अमेरिकन को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अमेरिकन को कहेंगे प्रताड़ित कर रहे थे एक तरीके से, राइट। अब क्या है, क्या लिखा है? इट कंट्रोल्ड इट्स कॉलोनीज इन अमेरिका थ्रू इट्स स्पेशल ऑफिशियल्स पोस्टेड देयरइन। सही बात है, आपने देखा कि इतना दूर है कि बीच में एक बड़ा सा ओशन है। देखिए ये रहा ब्रिटेन, ये रहा पूरा यूरोप, राइट। तो ये ब्रिटेन है, तो यहां से पूरा अटलांटिक महासागर पास करके हमें कहां आना है? अमेरिका आना है। और यहां पर कॉलोनीज हमने जो बसाई है उसको कंट्रोल करना है। तो ये आसान सी बात थोड़ी है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे, अपने ऑफिशियल्स को यहां पर अपॉइंट करते थे, ठीक है, राइट। तो अब देखिए क्या होता है, ऑल द इकोनॉमिक मैटर्स ऑफ अमेरिका वर हैंडल्ड बाय दिस ब्रिटिश ऑफिशियल्स। सही बात है कि जो भी पैसा था, जो भी इकोनॉमिक मैटर्स था, राइट, ठीक है, ये हैंडल कौन करता था? ये हैंडल करते थे जो ऑफिशियल्स थे। और ये ऑफिशियल्स कहां से नियुक्त होके आते थे, कहां से अपॉइंट होके आते थे? तो कहेंगे ब्रिटिशर्स से, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स इसको अपॉइंट करते थे ऑफिशियल्स को, और ये ऑफिशियल्स क्या करते थे? सारे के सारे अमेरिका की इकोनॉमिक मैटर्स, राइट, अमेरिकन कॉलोनीज की इकोनॉमिक मैटर्स हैंडल करते थे, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि ये जो ब्रिटिशर्स है ना, ठीक है, ये समझते थे कि ये कॉलोनीज जो है ये सिर्फ हमारे भले के लिए हमने इनको यहां पर सेटल करवाया है, ठीक है। ये ब्रिटिश समझते थे, बोले इनसे एक ही मकसद करना है, और वो मकसद क्या है? प्रॉफिट ही है, बस पैसा ही लो इन अमेरिकन से या अमेरिकन कॉलोनीज से। मैंने आपको बताया ना, देखिए क्या है कि अमेरिका में ऐसा नहीं कि कोई रहता नहीं था, रहते थे। कौन रहते थे? वहां के रेड इंडियंस, वहां के जो नेटिव थे, इनको हम क्या कहते हैं? रेड इंडियंस, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ? माइग्रेशन हुआ। किसका माइग्रेशन हुआ? यूरोपियंस का, ठीक है। कब हुआ? तो कहेंगे 1610 के आसपास, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो उसके आसपास इसका माइग्रेशन हुआ, और यहां पर ये लोग क्या किए? अमेरिका को अपना नया घर बनाए और रहे थे। लेकिन क्या हुआ? ये ब्रिटिशर्स जो है, ये ब्रिटेन जो है, ये क्या कर रहा था? अमेरिकन को कंट्रोल कर रहा था, राइट। अब मैंने कहा ना कि दादा परदादा यूरोपियन थे, दादा परदादा ब्रिटिश थे, राइट, ठीक है। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो अपने आप को ब्रिटिश नहीं मानती थी। वो क्या मानती थी? हम तो भाई अमेरिकन है, राइट, ठीक है। तो यहां पर ब्रिटेन क्या कर रहा था? ब्रिटेन अमेरिका का सारा इकोनॉमी कंट्रोल कर रहा था, राइट, थ्रू द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय देम, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है द ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट द कॉलोनीज एग्जिस्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मदर कंट्री, है ना। मतलब क्या है? ये अमेरिका की मदर कंट्री क्या है? ब्रिटेन है, ठीक है। अभी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, इंडियन हिस्ट्री, तो वहां पर भी क्या है? वहां पर अभी क्या कर रहे हैं ब्रिटिशर्स? वहां पर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? मैसूर को कब्जा कर रहे हैं, मराठा को कब्जा कर रहे हैं, है ना। अगली बारी किसकी है? पंजाब की है, राइट, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स अभी तो यहां पर कैप्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां तो ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है अमेरिका। अब ये लोग क्या करेंगे? अमेरिका को एक्सप्लॉइट करेंगे, अमेरिका का फायदा उठाएंगे। ये कॉलोनीज क्या करेगी? ये कॉलोनीज जो है बेनिफिट करेगी। किसको बेनिफिट करेगी? पैसों से। तो अपने मास्टर्स को, और उनके मास्टर्स कौन है? ब्रिटिशर्स है, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द कॉलोनीज एग्जिस्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मदर कंट्री, thus the colonies were expected to grow crops and manufacture goods to earn revenues for their mother country, है ना। तो ब्रिटिशर्स सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कॉलोनीज क्या करेगी? ये कॉलोनीज क्रॉप्स उगाएगी, ये कॉलोनीज गुड्स मैन्युफैक्चर करेगी, इंडस्ट्री डेवलप करेगी, और यहां से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, ये रेवेन्यू किसकी बेहतरी के लिए यूज होगा? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ब्रिटेन, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है द ब्रिटिश गवर्नमेंट also enacted some strict laws to pursue their policy of economic exploitation. The colonies, on the other hand, opposed the British policy of mercantilism and trade restrictions vehemently.
as they felt that it was an obstacle in the way of their economic growth। ठीक है, तो यहां पर समझिए इस चीज को कि ब्रिटेन क्या कर रहा था। ब्रिटेन नए नए लॉज पास कर रहा था। अभी आगे हम देखेंगे टी एक्ट है, ठीक है, फिर बहुत सारे ऐसे पेचीदे एक्ट्स है, लॉज है जो ब्रिटेन पास कर रहा था। किसको कंट्रोल करने के लिए? अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए, अमेरिकन को कंट्रोल करने के लिए। अमेरिकन समझते थे, क्या समझते थे, ये ब्रिटेन ही है, ठीक है, जो हमारे डेवलपमेंट में, हमारे आगे बढ़ने में एक हर्डल है, अड़चन है। क्या है ये? रुकावट है। इसको निकालो, ठीक है, इससे आजाद हो जाओ, ताकि हम लोग भी क्या हो जाए, हम लोग भी प्रॉस्पर करें, हम लोग भी फले फूले और हमारा भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, राइट। और इसीलिए अमेरिकन क्या कर रहे थे? ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, द पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म, द पॉलिसी ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है, इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, ये मर्केंटिलिज्म से, ये सिर्फ ब्रिटेन का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला उसका कॉज था। अब देखते हैं क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, द ब्रिटिश क्राउन passed a series of navigation acts। क्या पास किया? नेविगेशन एक्ट्स टू कंट्रोल द ट्रेड ऑफ द अमेरिकन कॉलोनीज। याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो सदर्न जो स्टेट्स है ना, ये जो सदर्न कॉलोनीज है, ये कैसी कॉलोनीज है? ये एग्रीकल्चरल कॉलोनीज है बेटा। कैसी कॉलोनीज है? ये कैसी कॉलोनीज है? एग्रीकल्चरल कॉलोनीज। और ये लोग क्या उगाते थे? ज्यादातर कैश क्रॉप्स उगाते थे। क्या उगाते थे? कैश क्रॉप्स। अब ये कैश क्रॉप्स क्या होता है? किसी को पता है कैश क्रॉप क्या होता है? कोई कमेंट करेगा? कैश क्रॉप क्या होता है? अगर नहीं आता है तो नो बोल दीजिए। नो, ओके। देखिए, कैश क्रॉप का मतलब है ऐसे क्रॉप्स जिसको हम डायरेक्टली बेच सके और बेचकर पैसा कमाए। ठीक है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन है, ठीक है, टोबैको है, राइट, टोबैको है, कॉटन है, टोबैको है, राइट, शुगर केन है, राइट। इसको क्या कहते हैं? कैश क्रॉप्स, जिसको डायरेक्टली बेचो और पैसा कमाओ। तो ये एग्रीकल्चर, हालांकि ये लोग राइस भी उगाते थे, वीट भी उगाते, सब कुछ उगाते थे, लेकिन कैश क्रॉप्स ज्यादा उगाते थे। ये कौन है? सदर्न कॉलोनीज। आगे जाके जब सिविल वॉर होगा ना, तो सिविल वॉर अंदर ही अंदर होगा, अमेरिकन कॉलोनीज के बीच में ही होगा, जो आपका शायद 14 चैप्टर या पता नहीं कौन सा चैप्टर है, लेकिन है जरूर। ठीक है, तो ये वाली जो नॉर्दर्न कॉलोनीज है, ये ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कॉलोनीज है। कैसी कॉलोनीज है? इंडस्ट्रियलाइज्ड। यहाँ पर आयरन मैन्युफैक्चर होता है, यहाँ पर लेट अस से फॉर एग्जांपल दूसरे बहुत सारे मिनरल्स या इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप है। ठीक है, राइट, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप है दोनों। तो अब क्या होगा? आपको पता है कि इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा डेवलप होती है ना? इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा डेवलप होता है। यहाँ पर देखिए न्यूयॉर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर, वन ऑफ द बड़ा शहर, वन ऑफ द बिग सिटीज, राइट। ठीक है, तो इनका डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, लेकिन ये एग्रीकल्चरल जो कॉलोनीज था, इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। बस यही कारण बनता है, और स्लेव्स वाला कारण बनता है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है? झगड़ा हो जाता है, सिविल वॉर होता है, लेकिन वो बात की बात है। अब ये समझिए कि ये कैश क्रॉप्स है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने पास किया एक, उसको कहते हैं नेविगेशन एक्ट। क्या कहते हैं बेटा? नेविगेशन एक्ट। बोला नेविगेशन एक्ट क्या है? बोला कि अब से आप जब ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो कॉटन, टोबैको, ये सब जो है, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स की ही बोट्स पे जाना चाहिए। किसकी बोट्स पे जाना चाहिए? सिर्फ ब्रिटिश बोट्स या शिप्स में ही आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा अमेरिकन ने, सॉरी ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने क्या पास किया? ब्रिटिशर्स ने पास किया नेविगेशन एक्ट। और क्या बोला? बोला कि हम ट्रेड कंट्रोल करना चाहते हैं। कैसे? तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द कॉलोनीज वर अलाउड टू यूज ब्रिटिश शिप्स ओनली। देखो ये ओनली का मतलब समझिए, मोनोपोली एक तरीके से क्या है? मोनोपोली है। बोला कि आप जो भी ट्रेड करेंगे, अमेरिकन्स जो भी एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, तो वो एक्सपोर्ट आपको कौन सी शिप से करना है? किसकी शिप से करना है? तो कहेंगे ओनली ब्रिटिश शिप्स। ये तो ज्यादती है भाई, है ना? ये तो आप क्या कर रहे हो?
ये तो आप हमारा एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहे हो, हमारा ट्रेड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट्स द कॉलोनीज वर अलाउड टू यूज ब्रिटिश शिप्स ओनली to carry the goods such as tobacco, sugarcane and cotton to overseas country, दूसरी कंट्रीज में। यहां से जब कहेंगे कि क्रॉप्स उगेंगे तो यहां से ही पास होंगे। ये रास्ता क्या है, ये रास्ता ओवरसीज ट्रेड है। ठीक है, दूसरी कंट्रीज में जब जाएगा आपका सामान तो आप वो सामान कौन सी शिप में डालोगे, कौन से शिप में डालोगे, तो कहेंगे खाली ओनली ब्रिटिश शिप्स में ही लादोगे। ये क्या है, ये है नेविगेशन एक्ट। ओके, ठीक है। The British government also appointed custom collectors to implement the Navigation Act. The American colonists got an impression that the British government was overriding them in all matters of their personal trade and political interests. जो अमेरिकन थे उनको लगता है ये ब्रिटिश तो ज्यादती कर रहे हैं भाई, ये लोग हमें ओवरराइड कर रहे हैं। किस में ओवरराइड कर रहे हैं, अपनी पर्सनल ट्रेड में, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में। ये सब लोग हमें क्या कर रहे हैं, हमारी बात मानने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना बेटा, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो ऑलरेडी टाइम अप हो चुका है और नेक्स्ट क्लास में हम यहां पर 7 इयर्स वॉर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 7 इयर्स वॉर, और उसके बाद हम आगे का पूरा कहानी देखेंगे। ओके, ठीक है, Okay, sir. चलिए बाय Okay, sir. बाय।